विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन सीएम धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल हुए शामिल। पर्यावरण के क्षेत्रों में कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। देहरादून के धारकोट में गोदान की पुकार फिल्म का उद्घाटन। सीएम धामी ने की शिरकत। फिल्म बनाने वाली पूरी टीम को दी शुभकामनाएं। नैनीताल राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण की भी सभी से की अपील। कहा, वन, नदियां और पर्वत है प्राकृतिक के अनमूल्य प्रहार। थराली में निर्माणाधीन वाइब्रेंट विलेज गिरने को लेकर लगातार यहां पर मामला गरमाया। पहली ब्रिज गिरने के मामले में ठेकेदार पर एफआईआर। बिना अनुमति समय से पहले हटाया था बीटी कॉलम। विभाग को नहीं दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देश भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल भी साथ में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने पर्यावरण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया और साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मैंने 2 दिन पहले जिलाधिकारियों के साथ संवाद में मैंने उनसे कहा था कि अपने अपने जनपद में एक अधिकारी इस काम के लिए नोडल बनाया जाए कि जितने हमारे अमृत सरोवर बनाए गए हैं या सारा के माध्यम से जिन स्रोतों को फिर से रिचार्ज किया गया है या रिचार्ज करने की आवश्यकता है, छोटे छोटे तालाब, उन सब की एक बृहद स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए और इनके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के जो पारंपरिक जो जल स्रोत हैं उनको फिर से रिचार्ज करने का, पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए ये प्रसन्नता है कि विगत 1 वर्ष में प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। वहीं लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन करके जल संरक्षण की दिशा में भी हमने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हमारी सरकार ने प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया है। साथ ही 4 धाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से हमने जहां उनसे अनुरोध भी किया है, अपील भी की है कि यात्रा के कुछ नियम हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किए थे कि जब भी हम कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के नियम होते हैं। साफ सफाई रखनी है, किस प्रकार से हमको प्रकृति के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से आत्मानुशासन अपनाना है। उसी के साथ हमने यह भी उनसे अनुरोध किया है कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर वो पूरी तरह उसको यूज में न लाएं और अपने साथ एक बैग साथ में लेकर आए, गाड़ी में एक बैग की व्यवस्था करें और एक कूड़ादान, जो भी हमारे यात्री आ रहे हैं धार्मिक, पर्यटन, अन्य अवसरों पर, अपने कूड़ादान अपने वाहन में अवश्य अनिवार्य रूप से उसको रखें। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा संकल्प है कि हम पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे। और अभी हमने हाल में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेल, उनको ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया। इस आयोजन में सभी मेडल और पुरस्कार ई वेस्ट सामग्री से बनाए गए। खेल किट भी रिसाइकिल्ड सामग्री से तैयार की गई। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी
के बीच संतुलन बनाते हुए काम करना होगा, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण और विकास दोनों ही आवश्यक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है ये मॉडल हमारा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आज हमारा राज्य पूरे देश के अंदर देश के जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उन राज्यों की श्रेणी में हमारी गिनती होने लगी है। हम जो भी काम यहाँ शुरू करते हैं वो काम देश के अंदर एक मॉडल के रूप में भी बन जाता है। हमने उत्तराखंड में जीईपी की सौगात पूरे देश और दुनिया को दी है। जीडीपी आर्थिक पैमाना है विकास का, लेकिन इकोलॉजी को कैसे इससे जोड़कर विकास का मॉडल बनाया जाए, इसकी शुरुआत हमने पूरी देश दुनिया में सबसे पहले कहीं हुई है तो हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। अभी शीतलाखेत मॉडल का यहाँ पर वीडियो दिखाया गया और वनों के संरक्षण के लिए सरकार ने इसको लागू किया है। देश के शीर्ष संस्थाओं के साथ मिलकर हम पर्यावरण के मुद्दों के सार्थक समाधान खोज रहे हैं। इसमें इसरो है, सेंट्रल सॉयल, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर जैसी अनेक संस्थाएं जो राज्य के साथ कार्य कर रही है। चंपावत प्रोजेक्ट आईआईपी के साथ यूकॉस्ट ने किया है। हमारे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी भी यहाँ बैठे हैं। ये भी लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। यूकॉस्ट हमारे अनेक कामों को आगे बढ़ा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे छात्रों में नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके प्रति उनका रुझान बढ़े, इसके लिए प्रत्येक जनपद में साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, आप सबकी जानकारी में होगा। बहुत तेजी से उसका काम चल रहा है। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। हमारे सभी मॉडल सही दिशा में जा रहे हैं, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमने भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सरोवर नगरी नैनीताल के राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छ, सुंदर और संतुलित पर्यावरण न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक स्वस्थ भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वो प्रकृति के अमूल्य उपहार को जैसे वन, नदियां, पर्वत और जैसे विविधता के संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरे हल्द्वानी शहर में जगह जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए वृक्षारोपण अभियान में एक पेड़ मां के नाम के तहत हल्द्वानी के टीके पार्क में नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये एक भावात्मक अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही थी पहले कि एक पेड़ माँ के नाम, और लोगों ने असंख्य बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी बनाए हैं। कई रिकॉर्ड टूटे भी हैं। हमारी बहनों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे भाइयों ने इतने वृक्ष लगाए। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी दूरदृष्टि है, क्योंकि जब जनसंख्या हमारी बढ़ेगी ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। ऑक्सीजन बढ़ाने वाले, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले कौन है? हमारे पौधे हैं जो बैलेंस बनाए रखते हैं। जनसंख्या तो बढ़ेगी लेकिन ऑक्सीजन जनरेशन के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होंगे। हमने कोरोना के दौरान देख लिया है कि ऑक्सीजन के बिना कितने लोग हमको छोड़ के गए, कितने अपनों को हमने खो दिया। इसलिए पर्यावरण दिवस पर ये संकल्पित हुए हैं आज
पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग, कि हम जो मोदी जी ने आह्वान किया था एक पेड़ माँ का नाम, उसको हम पुनः यहाँ आज शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोविड-19 के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इसके तहत सभी जिलों में निगरानी तंत्र को बेहतर करने के साथ साथ अस्पतालों में आवश्यक संसाधन जोड़ने को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी जारी है और बड़ी संख्या में प्रदेश और देश से अन्य व्यक्ति भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरी तरह से राज्य सरकार को तत्परता दिखाने के लिए कार्य भी करना पड़ रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य सचिव की ओर से एडवाइजरी भी कोविड को लेकर जारी की गई है। ऐसे में सभी हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए भी कहा गया है और साथ ही अगर किसी व्यक्ति को सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसके लिए भी पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। सभी सीएमओ और जिलों के जिला अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अगर कोई भी संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी निगरानी की जाएगी, उसको उपचार दिलाने के लिए कारगर व्यवस्थाएं की जाएंगी और सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर बेड भी सुरक्षित किए जाएंगे ताकि अगर ऐसे मरीज सामने आते हैं तो समय रहते उस पर नियंत्रण किया जा सके। ऐसे में क्योंकि राज्य में चारधाम यात्रा भी जारी है और बड़ी संख्या में जब यात्री आ रहे हैं तो इस संक्रमण का ज़्यादा प्रभाव देखने को ना मिले, इसके लिए कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़े हैं, ऐसे में अब उत्तराखंड में भी कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने, प्रशासन ने ये पहल की है और ऐसे में अब इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है और सभी को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। सभी अस्पतालों में दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं और साथ ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। राजधानी देहरादून के कई क्षेत्रों में कई ऐसे पेड़ हैं जो कि अपनी आयु सीमा पूरी कर चुके हैं या फिर जीर्णोद्धार की स्थिति पर हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बीते दिनों ऐसे पेड़ों की चपेट में आकर कई लोग हताहत भी हुए हैं, जिसमें कुछ की मृत्यु हो चुकी है। दून नगर निगम की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा है कि निगम क्षेत्रों में ऐसे जितने भी पेड़ हैं उनकी पूरी तरीके से लॉपिंग की जाए और हटाने को लेकर वन विभाग के साथ यहां पर पत्राचार किया जाए, जिसके तहत शहर के भीतर कई पेड़ों को काटने की भी प्रक्रिया गतिमान है। वर्षा काल नज़दीक है और वर्षा काल को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र में कुछ सड़कों पर और कुछ सार्वजनिक स्थलों पर कुछ इस प्रकार के पेड़ों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी जो कि बहुत ज़्यादा खतरे के लिए खतरे का एक कारण बन रहे थे। तो उन्हीं की लॉपिंग के लिए और अगर हटाने की आवश्यकता थी तो उसके लिए वन विभाग के साथ में समन्वय बनाते हुए जॉइंटली कल एक ऑपरेशन चलाया गया है और इसमें जो कंसर्निंग 3 डिविजन्स नगर निगम क्षेत्र में हैं उनके साथ में इसको कार्रवाई को किया गया है एसडीओज के साथ में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी बकरा ईद पर्व को लेकर मंगलौर कोतवाली में क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने लोगों से त्योहार के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। जिस भी तरह की अफवाहों पर अगर कोई ध्यान दे तो ऐसे में इन अफवाहों से बचकर रहे। अगर कोई संदिग्ध गतिविधियां जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। कोतवाली ने खासतौर पर कुर्बानी के समय साफ सफाई का ध्यान रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी के अवशेष और खून को खुले में या नालियों में न बहाए। साथ ही किसी भी प्रकार के अवशेष या फोटो वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा तो बिल्कुल न करें। त्योहार के अवसर पे जो कुर्बानी और नमाज अदा की जाएगी उसके संबंध में दोनों संप्रदायों की और सभी गणमान्य व्यक्तियों की मीटिंग की गई ताकि सभी लोग ईद उल जुहा के त्यौहार को शांतिपूर्वक और खुशी से मना सकें। किसी का कोई इश्यू हो तो उसके संबंध में चर्चा की। सभी लोगों ने एक मत होकर अच्छे से और शांतिपूर्वक मनाने के लिए अपनी सहमति दी और एक दूसरे का हमारी अपील ये है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे और सभी लोग हंसी खुशी से सभी त्योहारों का आनंद लें। आगामी समय में हमारा कांवड़ भी आने वाला है। वर्तमान में हमारी 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखें और हंसी खुशी से सब लोग मिलजुल के एक दूसरे त्योहारों में।
त्रिस्तरीय पंचायत में प्रशासकों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, जिसको लेकर विपक्ष सत्ता दल पर चुनाव समय पर न कराने को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। चुनाव को लेकर सरकार ने अपनी ओर से पूरा खाका तैयार कर भेज दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष को हार का मुंह देखने की आदत सी पड़ गई है, इसलिए बार बार विपक्ष चिल्लाती है और चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसके बाद हार का मुंह नहीं देखना पड़ सकता है, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि पंचायत के चुनाव नहीं होंगे, बिल्कुल चुनाव भी होंगे और सरकार ने अपनी तरफ से पूरा खाका तैयार करके भेज दिया है। और जब भी चाहे चुनाव हो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो पंचायत के चुनाव को लेकर के जो लोग भ्रम की स्थिति फैलाने का काम करें, वो ना फैलाएं, क्योंकि चुनाव होंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष को हार का मुंह देखने की आदत सी पड़ गई है। बार बार वो चिल्लाते हैं कि चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव नहीं हो रहे, और उसके बाद हार का मुंह देखना पड़ता है उनको। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, और जब भी चुनाव होगा, पंचायत का बहुत जल्दी चुनाव होगा और सरकार इसमें काम कर रही है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी जो कवायद थी पंचायत के चुनाव को लेकर के, वो पूरी तरह कर ली है। संगठन भी तैयार है और सरकार भी तैयार है। आगामी ईद उल अजहा के त्योहार को लेकर नैनीताल कोतवाली में पुलिस और प्रशासन द्वारा पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा, उप जिलाधिकारी नवाजिश खालिक ने भी सभी समुदाय के पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों के साथ शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मनाने की अपील की है। वीकेंड को देखते हुए उन्होंने नमाज के दौरान ईदगाह में आने वाले लोगों से अपील की है कि वो अपने वाहन निर्धारित स्थानों पर पार्क करें। रास्ते में सारे कूड़े पड़े हैं और वहाँ पर सफाई वाला आता ही नहीं सर। शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारा ईद का त्यौहार जो होता है बहुत बड़ा त्यौहार है, एक मीठी ईद का और एक बकरा ईद का। इसका नाम ही बकरा ईद है, और चूँकि किसी कारणवश जो है हमारे स्लॉटर हाउस बंद हो गए, तो हमारी शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इसको खोल दे ताकि हमारी ईद अच्छे से बन सके। तो अगर हमारे स्लॉटर हाउस नहीं खुलते हैं तो लोगों को कुर्बानी के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जिससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और जिससे पहले जानवर खरीदना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अगर स्लॉटर हाउस खुल जाएंगे, कम से कम हमारी ये गुजारिश है कि 3 दिन के लिए जो ईद होती है, 7, 8, 9 जून को जो ईद है, 3 दिन के लिए उसको स्लॉटर हाउस खोल दिया जाए। स्लॉटर हाउस चूंकि अभी विगत कुछ दिन पूर्व ही पीसीबी के द्वारा सील किया गया है, तो उसमें पत्राचार किया जा रहा है पालिका के स्तर से। यदि संभव हो सकता है तो वो ओपन हो जाएगा, नहीं तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी। और इस संबंध में भी हमारे जो है पीस कमेटी के मेंबर से बात हो गई है, वो भी इस चीज़ के लिए सहमत हैं। बीजेपी महिला मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा ने अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। अनामिका शर्मा रानीपुर कोतवाली की बता दें कि फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली है। पुलिस ने अनामिका पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि यौन शोषण करने वाले आरोपी महिला नेत्री के बॉयफ्रेंड समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अनामिका का अपने पति से काफी समय से विवाद चल रहा था और उसकी 13 साल की बेटी करीब 1 महीने से अपने पिता के साथ रह रही थी। अब कुछ दिन से बेटी की गुमशुदा होने पर पिता ने उससे बातचीत की तो बेटी ने सब कुछ बता दिया। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कश्यप हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पूर्व बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, आखिरकार क्या है पूरा प्रकरण?
बिल्कुल देखिए, नीतीश हरिद्वार को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जिससे भाजपा की जो नेतृत्व थी उसने अपनी बेटी का यौन शोषण के उसके ऊपर आरोप लगाए। हालांकि ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब बेटी घर में बिल्कुल गुमसुम रहने लगी। तो जब पिता के द्वारा पूछताछ की गई तो बेटी ने जो अपने पिता को सारी बातें बताई कि उसकी जो माँ है वो अपने प्रेमी के साथ में मिलकर जो है उसका यौन शोषण कराते और कई जगह और कई होटलों में अलग अलग को लेकर गया था। हालांकि जब पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत ही उस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की गई थी और जांच के बाद यहाँ पे जो महिला थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी भी इसमें 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। पोक्सो की धाराओं में इसमें जो है मुकदमा दर्ज किया गया। लगातार ही जो आरोपी उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की एक टीम का गठन किया गया है, जो यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में दबिश भी दे रही है। हरिद्वार एसएसपी का कहना है कि जल्दी जो तमाम आरोपी उनको पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। जी, तो अभी तक किन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ पाई है मनोज? बिल्कुल देखिए, पुलिस की तरफ से जो आरोपी मां थी उसकी गिरफ्तारी यहाँ पे की गई है, उसको न्यायालय में पेश किया गया है, जहाँ से उसकी रिमांड के लिए भी जो है न्यायालय में एक पत्र लिखा गया और साथ ही साथ जो यहाँ पे भाजपा की तरफ से भी महिला के ऊपर कार्रवाई की गई है। जो महिला के तमाम जो पद थे वो निरस्त कर दिए गए और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा भी एक बयान दिया गया जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि अब यहाँ पे तमाम जो ऐसे लोग होंगे उनको पार्टी से बाहर किया जाएगा। जो गलत काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता होंगे चाहे वो कोई भी, उसके खिलाफ पार्टी के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई होगी, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। मनोज, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एसएसपी प्रमिंदर सिंह डोभाल की अध्यक्षता में मेले में तैनात पुलिस बल की ब्रीफिंग आयोजित की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टरों में बांटते हुए जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा यातायात व्यवस्था संभालेंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक नगर को संपूर्ण पर्व की कमान सौंप दी गई है। अब सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी की गई है, पीडीएस टीम तैनात की गई है, डॉग स्क्वाड और सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और हमने जो है 2010 का जब कुंभ करवाया था। अगली खबर चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ धाम में आजकल तीर्थ यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में बीती बुधवार को करीब 22,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। वहीं तीर्थ यात्रियों की दर्शन वाली लाइन इन दिनों कई किलोमीटर तक नजर आई है। अब आपको बता दें कि ड्यूटी पर मुस्तैद एसडीआरएफ बद्रीनाथ यहां तीर्थ यात्रियों के लिए देवदूत साबित हो रही है। दरअसल आज माता मूर्ति मार्ग पर नाग नागनी मंदिर के पास एक श्रद्धालु युवक ठंड के कारण बेहोश हो गया। ऐसे में एसडीआरएफ टीम की और तीव्रता यहां पर देखने को मिली, जहां पर कार्रवाई करते हुए युवक को प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया और उपचार के उपरांत युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच दर्शनों की लंबी लाइन यहां देखने को मिल रही है और ऐसे में देखते हुए ड्यूटी पर मुस्तैद एसडीआरएफ चमोली हमेशा तत्पर है। थराली में टुंगरी रतगांव मोटरमार्ग पर निर्माणाधीन वैली ब्रिज गिरने के मामले में अब कार्रवाई की गई है। विभाग की ओर से ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग ने वैली ब्रिज गिरने के पीछे की वजह बिना अनुमति यहां पर बताई है और समय से पहले बीटी कॉलम हटाने की वजह बताई है। आरोप है कि ठेकेदार ने बीटी कॉलम और रोप सपोर्ट हटाने से पहले विभाग को अवगत नहीं कराया था। इसी खबर पर अपडेट ले लेते हैं। मोहन गिरी हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मोहन, निर्माणाधीन वैली ब्रिज गिरने के मामले में अभी एक्शन लिया गया है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि डुंगरी रतगांव मोटर मार्ग पर ढाडर पकड़ के समीप ये निर्माणाधीन वैली ब्रिज बन रहा था, जिस पर कल जो दुर्घटना हुई, ये वैली ब्रिज नीचे गिर गया, जिसके चलते यहाँ पर गनीमत रही कि कोई नुकसान यहाँ पे देखने को नहीं मिला। लेकिन जो लोक निर्माण विभाग है उन्होंने अब कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की है। थाना थराली में तहरीर कनिष्ठ अभियंता द्वारा दी गई है कि बिना अनुमति के ही ठेकेदार द्वारा बीटी कॉलम हटा लिए गए थे, इससे पूर्व अनुमति नहीं ली गई, जो एक लापरवाही विभाग अब मान रहा है और इस लापरवाही पर एफआईआर उन्होंने दर्ज करवाई है, जिस पर थाना थराली ने एनसीआर में धारा 324 में मामले को पंजीकृत कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ जांच में निकल के आता है और क्या कुछ कार्रवाई ठेकेदार के ऊपर होगी। बिल्कुल, क्या कुछ कार्रवाई जाएगी, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा,
इसको देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।